नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योरेस्ट कोचिंग अकबरपुर में। दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक आपके लिए आज बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, नीट निदेशक तत्व। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जैसे मौलिक अधिकारों वाला ट्रेंड रहता था, मौलिक अधिकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे। आज क्या है कि नीट निदेशक तत्वों पर भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अन्य भी व्यवहारिक चाहे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आगे और ज़्यादा ना आपका समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो क्या पढ़ना है आज कि नीट निदेशक तत्वों को पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ है नीट निदेशक तत्व और किस में बताया गया है। तो जैसे हम जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाग हैं, उसमें से भाग 4 में आपको नीट निदेशक तत्व बताया गया है, जिसमें यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीट निदेशक तत्वों को क्या है कि बताया गया है। अब ये बात होती है कि नीट निदेशक तत्व क्या है। ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर नीट निदेशक तत्व हैं क्या। तो दोस्तों, पहली लाइन में सिंपल से कह सकते हैं कि जो नीट निदेशक तत्व हैं वो क्या हैं कि राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य के कर्तव्य, राज्य का, जैसे हमने बार बार आपसे बताया है कि नीट निदेशक तत्व में या संवैधानिक भाषा में आप जानेंगे राज्य शब्द का जहां प्रयोग हो रहा है तो क्या है कि यहाँ चाहे आप यह भी कह सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी देश के नीति निदेशक तत्व, तो ये क्या है राज्य के कर्तव्य हैं। यानी हम ये दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये क्या है, ये राज्य के नीति सिद्धांत हैं। राज्य के क्या हैं, ये नीति सिद्धांत हैं, या इन्हीं को कह सकते हैं आप कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या हैं, राज्य के कल्याण के लिए हैं। यानी कि ये क्या हैं, कल्याणकारी हैं। और आप कह सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात समझा जाए पहले कि नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्य के कर्तव्य है। जैसे आप जानते हैं हर व्यक्ति का अपना कोई कर्तव्य है, चाहे परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य होता है, वैसे राज्य का, देश का भी क्या है, नागरिकों के प्रति एक सामान्य सा कर्तव्य है। आप जानते हैं कि जिस तरह कर्तव्य क्या होता है, वह मनोइच्छित यानी कि अपने स्वाभाविक रूप से कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। कर्तव्य के लिए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उसी तरह से ये राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय ध्यान रखेगा कि नागरिकों के लिए अमूलचूल सुविधाएं मिलें। कल्याणकारी कहा जा रहा है, कल्याणकारी इसलिए कि ये क्या है, राज्य के कल्याण के लिए यानी राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए यह प्रतिपादन यानी यह दिया गया है। अब इसको कह सकते हैं कि क्या जो राज्य में दिए गए नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व जो हैं वो क्या नागरिकों के लिए जो दिए गए हैं। तो अगर जो कर्तव्य दिए गए हैं राज्य के या देश के, अगर वो कर्तव्य नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं तो क्या राज्य इसके लिए न्यायालय जा सकता है? तो एक लाइन में हम लोग कहेंगे कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं यह क्या है, न्याय योग्य नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, वह न्याय योग्य है। आपने पढ़ा था कि यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अन्याय होता है, तो आप अपने मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप नीति निदेशक तत्वों के मामले में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह न्याय योग्य नहीं है। ये राज्य की क्या है, मनोदशा और वो कल्याणकारी योजना है, कल्याण के लिए है, तो यह राज्य की इच्छा पर निर्भर रहेगा। अब बात करते हैं हम कि नीति निदेशक संख्या क्या है। तो सिंपल से सबसे पहले हम लोग क्रम से देखना शुरू करेंगे। तो 36 और 37 में जो है विशेष कुछ नहीं बताया गया है। 37 में बताया गया है राज्य की परिभाषा और 37 में बताया गया है कि विधि की परिभाषा बताई गई है। तो यानी कि हमारे जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका प्रारंभ होता है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 से क्या होता है, नीति निदेशक तत्व प्रारंभ होते हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है, जैसे हम ऊपर पढ़े कि राज्य का कर्तव्य है, उसी तरह राज्य जहां शब्द कहा जाएगा यानी देश का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे कि लोगों में, समाज में क्या करे कि सामाजिक, राजनीतिक
आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समानता लागू करे, ये कर्तव्य है। उसके बाद जो पढ़ेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी में कहा गया है कि अनुच्छेद 39 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39, क्योंकि अनुच्छेद 39 में कई मिलेंगे। तो अनुच्छेद 39 में जो का है, अनुच्छेद 39 के का में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों को क्या करे कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, ये राज्य का कर्तव्य कहा गया है। फिर इसी में आप जानेंगे कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 39 खा और 39 गा में क्या किया गया है कि विशेष रूप से आप देखेंगे कि यह दोनों अनुच्छेद जो हैं ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हैं। तो इसमें अनुच्छेद जो का है, इसमें कहा गया है कि राज्य का यानी कि देश का कर्तव्य होगा कि वो जमीनों का क्या करेगा कि जो जमीनें हैं यानी जमीनों का साथ साथ भौतिक संसाधनों का क्या करेगा कि जमीनों का संकेंद्रण नहीं होने देगा, संकेंद्रण नहीं होने देगा। इसका मतलब ये है कि जो भौतिक संसाधन है, जो जमीन है, जो जायदाद है, वो क्या है किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होंगी, वो क्या होगा उसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो उसमें खग्गा में कहा गया है कि क्या करेगा कि ऐसे भौतिक संसाधनों का, ऐसे जमीनों का क्या करेगा विकेंद्रीकरण करेगा, यानी कि विकेंद्रीकरण करेगा। विकेंद्रीकरण कैसे करेगा, यानी ये दोनों जो हैं क्या हैं कि ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हैं, जमींदारी प्रथा को खत्म करने से संबंधित है। आप जानेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 39 खा गा को लागू करने के लिए राज्य को लंबी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा था, क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं कि जमीनों को क्या किया जा रहा था, बड़े बड़े जमींदार थे, उसमें देखते हैं सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन किसी एक व्यक्ति की होती है, जमींदार या सरकार की होती थी। उनके जमीनों को लेकर क्या करना था, भूमिहीनों में उनका वितरण करना था। ऐसे में आप जानते हैं कि आपने पढ़ा था कि क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो है वह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या होता था कि एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो जब भी सरकारें क्या करती थी, जब भी हमारी सरकार क्या करती थी कि ऐसे जमींदारों से भूमि लेने का प्रयास करती थी, यानी कि भूमिहीनों में वितरण करने का प्रयास करती थी, तो ये जो जमीन के मालिक होते थे, जमींदार होते थे, ये न्यायालय चले जाते थे और कहते थे कि हमारा क्या है कि मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में बड़ी समस्या हो जा रही थी। तो इसको लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया कि संविधान में दोस्तों पहला संशोधन हुआ, ये 1951 ईस्वी में संविधान में पहला संशोधन किया गया। पहला संशोधन हुआ कब हुआ, 1951 ईस्वी में, और इसके द्वारा क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया कि कानून बनाए गए कि ऐसे जमीनों का जब भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो ऐसे में वह अपने मौलिक अधिकार के रूप, कानूनी रूप से वह न्याय पा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। इसके बाद फिर आगे चल के इस समस्या से निजात पाने के लिए आप जानेंगे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, आप जानेंगे कि 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से आप जानेंगे कि 39 खा गा को जमींदारी, यानी मुख्य जो क्वेश्चन है ये यही बनेगा कि 39 खा गा किससे संबंधित है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, और आपने एक प्रक्रिया देखी कि उसको लागू करने में कैसे जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी इसी में 2 खंड और भी बाकी हैं महत्वपूर्ण। तो अब इसी में 39, जैसे हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अनुच्छेद 39 में अभी जानना है। जैसे आपने का खा गा देखा था, तो इसी में घा, दोस्तों इसको आप ABCD करके भी देख सकते हैं। 39 घा है, तो 39 घा में कहा गया था कि इसमें
क्या किया गया, समान वेतन के लिए काम किया गया। यानी कि सभी को, जैसे कि जो भी महिलाएं हैं उनके लिए क्या किया गया, समान वेतन संहिता लागू किया गया। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे आप जानते थे पहले क्या होता था कि महिला पुरुष दोनों काम करते थे, वही काम करते थे 8 या 10 घंटे जो भी काम कर रहे होते थे, लेकिन पुरुष को महिलाओं से अधिक वेतन दिया जाता था। कहा यह जाता था कि महिलाओं की कार्य क्षमता कम है, पुरुष की कार्य क्षमता अधिक है, इसलिए पुरुष को अधिक वेतन दिया जाता है। लेकिन यह जैसे जानते हैं कि यह मानवता के खिलाफ है, क्योंकि जो भी क्षमता है उसके हिसाब से वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो इसलिए सभी को समान कार्य, एक ही व्यक्ति कार्य उतने समय में कर रहा है तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो प्रकरण है यह क्या है कि महिला, आप ये कह सकते हैं कि यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित यह मामला हो जाएगा। कौन सा, कि अनुच्छेद 39 घ में। साथ में यह भी जानेंगे कि समान वेतन अधिनियम जो है, समान वेतन अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिसके बाद यह नियम आने के बाद यह कड़ाई से पालन होने लगा। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। समान कार्य समान वेतन की बात कहता है 39 घ और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। समान वेतन अधिनियम 1976 पारित करके इसको लागू भी किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी 39 में, अनुच्छेद 39 में घ के बाद ना अगर आप कर दें तो ये कहा गया है कि बच्चों के विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया जाए। यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे क्या होते हैं, किसी देश किसी समाज के भविष्य हैं, तो बच्चों के विकास का या बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का उचित वातावरण तैयार करना। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि वो नौनिहाल आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास के लिए क्या किया, उचित वातावरण प्रदान करना क्या है, राज्य का कर्तव्य है। तो इतने आपने देखा कि इतने इंपॉर्टेंट तत्व जो है आप देख रहे हैं कि 39 में है। इसके बाद 40 की बात आएगी। अनुच्छेद 40 में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 40 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे, कि पंचायतों का गठन करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह पंचायतों का गठन करे। यह गांधीवादी प्रक्रिया है, यानी गांधीवाद से यह प्रेरित है। तो पंचायतों का राज्य का कर्तव्य है कि पंचायतों का क्या करे, वह गठन करे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी एक हाथ में सत्ता होती है तो वह सत्ता क्या होती है, निरंकुश हो जाती है, तानाशाही हो जाती है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जब तक छोटे स्तरों पर, स्थानीय स्तरों पर क्या हो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ना हो, तब तक यह साकार रूप में साबित नहीं हो सकता है। तो जैसे कि हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने क्या किया था कि राज्य के लिए कर्तव्य निर्धारित किया था कि वह क्या करे, पंचायतों का गठन करे। तो इसके लिए सरकार ने लंबी लड़ाई लड़ी। इसमें हम जानेंगे कि संविधान में क्या किया गया कि संविधान में 73वां एवं 74वां जो है क्या किए गए कि संशोधन किए गए। 73वां और 74वां जो है संशोधन हुआ संविधान में। और इस संशोधन के द्वारा आप जानेंगे क्या किया गया। 73वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि पंचायतों का गठन किया गया। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि नगर पंचायतों या नगर पालिका का क्या किया गया, नगर पंचायतों का क्या किया गया कि गठन किया गया। तो ये दोनों हुए थे 92-93 में, 1992-93। तो इस तरह से 40 क्या हुआ कि लागू हुआ। फिर दोस्तों 40 के बाद अब हम लोग देखेंगे अगला जो है अनुच्छेद 40 के बाद 41, अनुच्छेद 41। दोस्तों अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे कि बेरोजगारी भत्ता, जैसे आप जानते हैं
कि राज्य का कर्तव्य है कि सभी को क्या करे कि वह रोजगार उपलब्ध कराए, असहाय व्यक्ति की मदद करे। ऐसी स्थिति में से बचने के लिए क्या किया गया है कि ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है उससे लाभ मिले और उसको, तो इसलिए जो है क्या किया गया, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि बेकारी, बीमारी या वृद्धावस्था में लोगों की सहायता करे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बेकारी, जैसे यार बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, जैसे आप जान सकते हैं बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, जैसे आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन इत्यादि जो है बीमारी की स्थिति में व्यवस्था करना। तो ये क्या चीज़ें हैं, यानी कुल मिलाकर 41 से कहता है कि राज्य का कर्तव्य है बेकारी, बीमारी की अवस्था में, वृद्धावस्था में लोगों की सहायता करे। इसी के आधार पर आप देखते हैं कि क्या किया जाता है कि लोगों को जैसे लोक सहायताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि काम के लिए मानव उचित दशाएं उपलब्ध कराएं, यानी काम के लिए मानवोचित दशा उपलब्ध कराएं, दोस्तों मानवोचित दशा का मतलब यह है कि राज्य का कर्तव्य, जैसे किसी के कार्य कराया जा रहा है, कोई व्यक्ति कार्य करा रहा है, तो ऐसा ना हो कि कार्य करने वाली परिस्थितियां ना हो फिर भी उसे जबरन कार्य कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में राज्य का कर्तव्य है कि वह काम करने के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर में, काम की मानवोचित दशा उपलब्ध कराना, ये क्या है? राज्य का यानी देश का कर्तव्य है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग से संबंधित है। राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करे। दोस्तों क्या है, जैसे जानते हैं कि अपने देश में बेरोजगारी की बड़ी जबरदस्त समस्या है, तो राज्य का कर्तव्य है क्या करे, कुटीर उद्योग यानी जो लघु उद्योग, छोटे उद्योग हैं, जैसे मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, है ना, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं छोटे उद्योगों जैसे कुटीर उद्योग, जैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और तमाम भी ऐसे चीज़ें हैं, जैसे छोटे छोटे हथकरघा उद्योग हैं, इन सबको क्या करके किया जाए, इसका बढ़ावा दे। इसके अलावा आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन करके क्या किया गया, एक खंड जोड़ा गया 43 का जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि कर्मकारों की यानी उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी क्या करे कि सुनिश्चित करे। उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी यानी उद्योग में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी एक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वहाँ तानाशाही न चले, जातिवाद न चले, व्यक्तिवाद न चले, इसलिए क्या किया गया, उद्योगों में कर्मकारों यानी कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। तो 43 तक हम लोग देखे हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें कि अनुच्छेद 44 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि क्या करे कि समान नागरिक संहिता लागू करे। समान नागरिक संहिता लागू करे। समान नागरिक यानी कि व्यक्ति विशेष की व्यवस्था ना हो, जो भी कानून, जो भी सारी चीज़ें वो सभी व्यक्ति के लिए हो। तो अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाए कि निःशुल्क क्या किया जाए कि शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये कहा गया अनुच्छेद 45 में कहा गया था। तो जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि हम जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया कि जैसे आप जानते हैं
21A के अंतर्गत क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को क्या किया गया कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से अब ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो निःशुल्क सेवा की व्यवस्था थी वह क्या है, अब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं रह गया, क्योंकि ये 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार हो गया है। अब इसमें यह हो सकता है कि अब आखिर 45 में क्या कुछ नहीं रह गया है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप जान लें कि अब अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि अब क्या होगा कि 6 से कम उम्र के बच्चों के 6 से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा पोषण 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनके पोषण के लिए जैसे पुष्टाहार वगैरह इन सब की व्यवस्था करना ये क्या है, राज्य का कर्तव्य अब बनाया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। तो अनुच्छेद 46 जो है इसमें यह कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि राज्य SC ST के उत्थान के लिए कार्य करेगा। राज्य क्या करेगा, SC ST के उत्थान के लिए, यानी SC ST का विकास हो, इसके लिए राज्य क्या करेगा, कार्य करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से ये पिछड़े थे और अब इनको सामाजिक रूप यानी कि समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य का कर्तव्य बनाया गया था SC ST का उत्थान करें। अब आगे 47 में देखा जाएगा। तो 47 जितने भी आपको अधिकार बताए जा रहे हैं, ये कर्तव्य बताए जा रहे हैं राज्य के, सब इम्पोर्टेंट हैं। इसी में अनुच्छेद जो है आपका 47वां देखा जाएगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे कि नागरिकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। क्या कर्तव्य है कि नागरिकों के जीवन स्तर को क्या करे कि ऊंचा करे, ठीक है, या ऊंचा करने का प्रयास करे। तो अनुच्छेद 47 में कहा गया नागरिकों के जीवन स्तर को, यहाँ किसी एक व्यक्ति वर्ग की बात नहीं कहा गई है, ये कही गई राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करे, ऊंचा उठाए, यानी कि उनको ऊंचाई पर ले जाए। इसके लिए आप जानते हैं इसी अनुच्छेद 47 के तहत क्या कर सकता है, जैसे आप जानते हैं कि शराबबंदी जैसे कई राज्यों में आप जानते हैं, जैसे गुजरात है, बिहार है, ऐसे राज्यों में शराबबंदी लागू है। तो क्यों लागू है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। आप जानते हैं कि ड्रिंक एक बड़ा अभिशाप है भारत में, क्योंकि जो इसमें निम्न वर्ग के लोग हैं अपनी आधी कमाई क्या करते हैं कि इस लत में पड़ने के कारण बर्बाद कर लेते हैं। तो ये एक जैसे इसमें शराबबंदी लागू किया जा सकता है, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अब बात करते हैं 48 में। अनुच्छेद 48 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 48 की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, कृषि का क्या करे। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ परंपरागत कृषि हो रही थी, तो इसमें क्या करें कि राज्य का कर्तव्य है कृषि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास करे, यानी कि नई नई तकनीकों आदि का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, परंपरागत तकनीकों को छोड़ा जाए। तो अनुच्छेद 48 कहता है कृषि का वैज्ञानिक, यानी कि उसमें क्या करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि उसमें आधुनिकीकरण को लागू किया जाए। ये व्यवस्था, ये राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। दोस्तों जैसे बात आती है कृषि के, तो कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है, तो उसका विकास करना, संवर्धन करना ये राज्य का कर्तव्य है। तो उसी में यह भी कहा गया है, जैसे कह दिया जाए कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे कि दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु के वध पर क्या करे कि रोक लगाए। दुधारू पशु के वध पर क्या करे कि लोग रोक लगाए। इसी तरह इसे आप कह सकते हैं कि यह किससे प्रेरित है, यानी कि जैसे गौ हत्या निषेध किया गया है, तो ये किसके आधार बना के, तो अनुच्छेद 48 को आधार बनाकर किया गया है।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दें, इसी 48 में 48 का जोड़कर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 39 का जोड़कर ये कह दिया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे, पर्यावरण की सुरक्षा करे। आप जान रहे हैं पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। किसमें किया गया है कि 48 का में यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इससे बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप 48 तक देख लिए हैं। अब हम लोगों को 3 और देखने हैं। 48 के बाद हम लोग 49, 50, 51 3 और देखने हैं। तो 48 में हम लोग देखें, अब देखते हैं 49। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का यानी देश का कर्तव्य होगा वो क्या करे कि भारतीय जो स्मारक हैं, स्मारक, धरोहर आदि की क्या करे, आदि की सुरक्षा प्रदान करना उसका राज्य का कर्तव्य है। यानी अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा स्मारकों, धरोहरों, संस्कृतियों की क्या करे, वह सुरक्षा करे, क्योंकि ये हमारी एक कह सकते हैं एक विरासत है और उनको सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। तो ये 49 में कहा गया है। फिर बात आती है अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में दोस्तों का अनुच्छेद 50 में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग रखे, अब इसमें यह जानेंगे, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने का मतलब यह है कि कार्यपालिका जैसे आप जानते हैं विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका देखती है कि क्या यह संविधान के अनुसार और नीति के अनुसार है कि नहीं है। जब अगर कार्यपालिका न्यायपालिका से मिलकर काम करने लगेगी तो ऐसे में सिस्टम खराब हो जाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए, कार्यपालिका अपना स्वतंत्र हो जाए और उस दोनों लोग अलग अलग रूप से काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका 49, 50। अब लास्ट देखते हैं अनुच्छेद 51 देखा जाए कि अनुच्छेद 51 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 51 ही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है, तो उसका क्या करे कि शांतिपूर्ण समाधान खोजना उसका कार्य है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है, यानी किसी देश के साथ भारत की कोई युद्ध या ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, कोई तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो राज्य का कर्तव्य है कि उसका शांतिपूर्ण समाधान करें। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे जहाँ भी संघर्ष होता है तो नुकसान होता है, जिससे विकास क्या होता है, अवरुद्ध होता है और हम पीछे की तरफ जाते हैं। चाहे वो देश हो, चाहे परिवार हो, जहाँ भी इस तरह से मामला होगा तो उसका विकास अवरुद्ध होगा। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी ऐसा मामला होता है तो उसमें क्या किया जाए कि उसका शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाए। अब इसके बाद दो चार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट। एक पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो पहला मुकदमा था वह क्या था? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित पहला मुकदमा, तो वह मुकदमा था दोस्तों चंपकई दोराय राजन। पहला मुकदमा कौन था? चंपकई दोराय राजन। ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मामला था जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई थी। 25वां संशोधन था जिसमें 25वें संशोधन में कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकारों पर आगे हैं, मौलिक अधिकारों के ऊपर हैं। फिर आप जानेंगे कि इसी तरह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों पर उनसे ज़्यादा है। फिर आगे चल के आप जानते हैं कि मिनर्वा मिल्स वाद आया।
मिनर्वा मिल्स वाद, और मिनर्वा मिल्स वाद आया जिसमें इसकी उदार व्याख्या की गई और कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। इसलिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है कि पूरक के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित ये रहे हैं। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहते हैं। एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप जाने कि ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें आप जानते हैं 36-37 में कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, लेकिन इसमें 36 में क्या किया गया है, राज्य की, और 37 में क्या किया गया है कि विधि की परिभाषा दी गई है। तो 38 से शुरू हुआ है। 38 में कहा गया, अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे कि सभी नागरिकों में, सभी लोगों में सामाजिक आर्थिक समानता लाने का प्रयास करे। फिर बात 38 के बाद जो है 39 आता है। 39 में आपने देखा कि 5 बताए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 39 का में कहा जाता है कि राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। फिर 39 खा और गा को आपने देखा, जो कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। इसमें आपने देखा कि राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 39 खा में कहा गया है कि जो भी भौतिक संसाधन है, जमीन आदि हैं, उनका क्या है, सकेंद्रण यानी एक हाथ में नहीं होने देगा। और गा में कहा गया कि इनका क्या होगा कि सकेंद्रण ना खत्म करके विकेंद्रण करे, यानी ऐसे भौतिक संसाधनों का क्या करे कि जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके इन जमीनों को भूमिहीनों में वितरित किया जाए। तो ये दोनों अनुच्छेद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। घा में कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य किया गया है। इसमें समान वेतन अधिनियम 1976 पारित किया गया। फिर आपने जाना कि 39 ना में क्या कहा गया है, ना में कि बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनके विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य का कर्तव्य है उचित वातावरण सृजन करे। फिर आपने देखा इसके बाद कि 40 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है पंचायतों का गठन करे। फिर आपने देखा 41 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है बेकारी, बीमारी की स्थिति में, स्वास्थ्य की स्थिति में, अस्वस्थता की स्थिति में क्या करे कि लोक सहायता उपलब्ध कराए। फिर आपने देखा कि 42 में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है काम करने के लिए उचित, मानव उचित दशा उपलब्ध कराने के लिए बताया गया। 43 कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों से संबंधित है। राज्य का कर्तव्य है ऐसे छोटे छोटे उद्योगों का सृजन करे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। फिर उसी में कहा गया कि ऐसे उद्योगों में व्यक्ति विशेष की श्रेष्ठता न बढ़ जाए, इसलिए उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि यह जोड़ा गया। फिर आपका 44 से समान आचार संहिता की बात करता है। 45 में आपने जैसे देखा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया था। अब यह क्या है कि एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन इसमें यह कह दिया कि 6 से नीचे जो बच्चे हैं, उनके 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। आपने देखा कि 47 में कहा गया कि मानव जीवन के स्तर को ऊपर करना, यानी कि उसका मानव जीवन का स्तर ऊंचा हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि जैसे आप जानते हैं जैसे शराबबंदी आदि चीज़ों को लागू किया जा सकता है। फिर आपने 48 में देखा कि राज्य को कहा गया है कि वह कृषि का पुनर्गठन करे, उसका क्या करे कि वैज्ञानिक तरीके से, यंत्रीकृत तरीके से उसका विकास करे। और इसी में आपने जाना कि दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना भी निर्धारित किया गया है, जैसे गौ हत्या निषेध वगैरह इसी से प्रेरित है। फिर इसी में देखा कि आपने 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ दिया गया कि 48 का के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा करना भी क्या करना है कि वह राज्य का कर्तव्य है। फिर 49, 50, 51 में 49 में आपने देखा कि स्मारकों, धरोहरों आदि की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। 50 में आपने देखा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना ये राज्य का कर्तव्य है। फिर 51 में कहा गया कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजना राज्य का कर्तव्य है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर आपने विवाद देखा, चंपकई दोराय राजन, ये पहला विवाद आया था जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक अधिकारों को ऊपर माना गया। ऐसे और कई विवाद आए और अंततः यह माना जाता है
कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रेरित हैं, इसलिए दोनों को समान अधिकार, समान सम्मान मिलना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे अन्य किसी टॉपिक पे मिलते हैं आपसे, तब तक आपके लिए आपसे नमस्कार। लेकिन साथ ही साथ आपसे शुभेच्छा ये है कि आप हमारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर कार्य किया जा सके। बस इसमें इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य में आप कामयाब हों, लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मनोकामना है। बस धन्यवाद।